9 जून 2024 को जब पूरा देश पीएम मोदी के ओथ सेरेमनी और इंडिया पाकिस्तान मैच देखने में बिजी था, तभी कश्मीर में घटती है एक दिल दहला देने वाली घटना। जिसमें कुछ टेररिस्टों ने मिलकर 10 मासूम लोगों की हत्या की और 33 लोगों को घायल कर दिया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए आ रहे थे। तभी इन पर कुछ दरिंदों ने हमला कर दिया और इन श्रद्धालुओं की बस खाई में जा गिरी और तब भी उन टेररिस्टों को रहम नहीं आया और इन पर धुआंधार फायरिंग होती रही। 2 टेररिस्ट दिखे, एक तो विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई। उस अटैक से मिरर लगा था विंडो का। लेकिन इन मासूमों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कौन है वो जिनसे आजाद कश्मीर की खुशी और खुशलता देख ही नहीं जा रही है, और वो भी ठीक पीएम मोदी के स्वेरिंग सेरेमनी के दिन? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था? अगर हां, तो इस बार इन्होंने कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स का सहारा लिया अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए? और आखिर वो कौन सा स्पेसिफिक इंडियन पार्लियामेंट का डिसीजन था जिसके बदले में इन टेररिस्ट ग्रुपों ने इन मासूम लोगों की जानें ली? वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सारे मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को दिल से नमन करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उनकी फैमिली को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। #all eyes on रियाजी। 9 जून 2024 राष्ट्रपति भवन में 9000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट के सामने पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म की शपथ ले रहे होते। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तभी एक न्यूज सामने आती है कि कश्मीर के रियाजी इलाके में एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए। शुरुआत में सबको यही लगा कि ये कोई एक्सीडेंट होगा, बिकॉज माउंटेनियस एरियाज में ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, बट इन रियलिटी वैष्णो देवी से दर्शन करके आ रहे इन इनोसेंट श्रद्धालुओं का बाकायदा इंतजार किया जा रहा था। बस में लोग मां के भजन करते हुए आ ही रहे थे कि अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले किसी को भी कुछ समझ आता, एक गोली ड्राइवर को सीधा जाकर लगी, जिस वजह से बस डिसबैलेंस होकर खाई में जा गिरी। अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर्स, उनके बस पर 2 से 3 टेररिस्टों ने ओपनली फायर किया और बस गिरने के बाद भी उन लोगों ने कंटिन्यूअसली अपने अटैक्स को जारी रखा। बहुत तेज गोलियां चलाने लगे, और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में हम नहीं रह पाते। इस कावर्डली अटैक की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, और उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए ये कहा कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अब फ्रेंड्स, 9 जून को ये टेररिस्ट अटैक होना कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान्ड अटैक ही था। इस अटैक का मेन मोटिव था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी को डिफेम करना, इंडिया के आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के डिसीजन को डिफेम करना, और खासकर उस वक्त जब पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर थी, जब इंटरनेशनल डिग्नेटरीज इंडिया में मौजूद थे। तब ये टेररिस्ट्स अपना एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी कश्मीर इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर पीपल। अगर अटैक की टाइमिंग को देखें तो वी कैन क्लियरली सी द पैटर्न। पीएम मोदी की स्वेरिंग सेरेमनी जहां पर 7 बजे थी, वहीं अटैक को 6:15 पर अंजाम दिया गया, एग्जैक्टली 45 मिनट्स बिफोर द ओथ सेरेमनी, ताकि वो पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर सके, हर न्यूज चैनल पे दिखाया जाए। और ये भी कोई नॉर्मल अटैक बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक डेस्परेट टेरर अटैक था। क्योंकि अगर हम टीआरएफ के पिछले कुछ अटैक के पैटर्न्स को देखेंगे ना, तो इनमें एक क्लियर शिफ्ट नजर आता है। जहां पहले इन टेरर ग्रुप्स का टारगेट हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ करती थी, लेकिन अब इनके प्राइमरी टारगेट्स हो चुके हैं कॉमन इंडियन सिटीजंस। सो अब सवाल यह आता है, व्हाई सच शिफ्ट, व्हाई सच डेस्परेशन? और रीजन बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालातों में काफी इंप्रूवमेंट आया है। चाहे अगर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें या फिर पर्सनल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन कश्मीर, दोनों में काफी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल माविया सुडान, जो जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी, या फिर जसिया अख्तर का एग्जांपल ले लो, जो कि कश्मीर की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी। इनफैक्ट कश्मीर की जीडीपी, जो एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले 1 लाख करोड़ की हुआ करती थी, वो आज डबल होकर सीधे 2.25 लाख करोड़ की हो गई है। और उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उबैद नासिर जैसे कश्मीरी एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में बाइसाइकिल स्टार्टअप साइक्लो शुरू किया। आज के समय में ऐसी ना जाने कितनी स्टोरीज है जो ये साफ कर देती है कि अभी कश्मीरी यूथ आर चूजिंग अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। एंड अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी, 2023 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लोकल टेरर रिक्रूटमेंट 80% से कम हुआ है, जो कि क्लियरली इन ऑर्गेनाइजेशंस और आईएसआई स्पेशली
के एजेंडा के डायरेक्टली विपरीत है। अब कश्मीर के इस एंटायर पिक्चर में, इस न्यू अपडेटेड डेवलपमेंटल पिक्चर में टीआरएफ कहां पर आता है? सो एक्चुअली में टीआरएफ का जन्म ही डेवलपमेंट के खिलाफ हुआ था, जब 5 अगस्त 2019 को इंडियन पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। इसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले टेरर एक्टिविटीज में एक मेजर डाउनफॉल आया, जो कि नेचुरली पाकिस्तानी इंटरेस्ट को काफी ज्यादा हैम्पर करने लगा। अब ऐसे में पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई को इंडिया में अपने काम को अंजाम देने वाले नए प्यादों को ढूंढना था। अब उसी वक्त की ये बात है जब आर्टिकल 370 स्क्रैप किया जा रहा था, तभी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिवली इंडियन गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी। डिजिटली ऐसे नेगेटिव नैरेटिव्स प्रमोट कर रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से कश्मीरी लोगों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, और ऐसे ही नैरेटिव्स फैलाकर बहुत ही ज्यादा हेट स्प्रेड कर रही थी। और उसी टाइम कोइंसिडेंटली पैरेलली पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट की तलवार भी लटक रही थी। ग्लोबल एसोसिएशंस ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का कोई इलाज नहीं करता, स्पेशली लश्कर-ए-तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उसे फाइनेंशियल भीख मिलना बंद हो जाएगी। और इस वजह से पाकिस्तान को मजबूरन इन पर एक्शन लेना पड़ रहा था। सो कुछ सालों के लिए यह बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि अब पाकिस्तान ओपनली पाकिस्तान से कश्मीर में टेरर और वायलेंस की खेती नहीं चला सकता था। और इसीलिए पाकिस्तान की ही आईएसआई ने एक प्लान बनाया, कश्मीर में एक ऑल्टरनेटिव टेरर ग्रुप को खड़ा किया, जिसमें मोस्टली बैंड टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ही टेररिस्ट को वहां पर प्लेस किया गया और इन्हें नाम दिया गया द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ। महज 6 महीनों के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडिया के अगेंस्ट काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यानी टीआरएफ अब एक फुल फ्लेज टेरर ग्रुप बन चुकी थी। अब कहने के लिए तो टीआरएफ ये क्लेम कर रही थी कि हम कश्मीरियों के प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने भी शुरू से ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही पोर्ट्रे करने की कोशिश भी की, जैसे कि ये कोई जिहादी या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि कश्मीरी लोकल्स का एक रेजिस्टेंस ग्रुप है इंडियन गवर्नमेंट के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। और इसी पर्पस को दर्शाने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम द रेजिस्टेंस फोर्स रखा गया। लेकिन इनका ये फेक शो ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 6 जून 2023 को इंडियन गवर्नमेंट ने द रेजिस्टेंस फोर्स को टेरर ऑर्गेनाइजेशन होने के पुख्ते सबूतों के साथ ऑफिशियली बैन कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने एक स्टेटमेंट में यह बताया कि रेजिस्टेंस की आड़ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जहां पर ये कश्मीरी यूथ्स को ब्रेन वॉश करने से लेकर पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग करते हैं। इनफैक्ट इन चीजों के लिए वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फेक ट्रेंड्स बनाकर लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब ये सभी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए टीआरएफ ने ग्राउंड लेवल पर एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर रखी थी टू डिवाइड द कश्मीरी पीपल। उनका कहना था कि अगर किसी भी नॉन कश्मीरी को इंडियन गवर्नमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट देगी तो उनको टीआरएफ जान से मार देगी, और ये इन्होंने किया भी है। जैसे कि इन टेररिस्टों ने नॉन लोकल ज्वेलर सतपाल जी का मर्डर किया जस्ट बिकॉज ही वाज गिवन अ डोमिसाइल इन कश्मीर। बिल्कुल इसी तरह श्रीनगर में भी हुआ, जहां पर एक हिंदू और एक सिख टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने को कहा। बट इस डिवाइड वाले स्ट्रैटेजी से उनका एंटी इंडिया वाला गोल अचीव नहीं हो रहा था, डिस्पाइट कमिटिंग सच हीनियस क्राइम्स। तो इसके बाद इन टेररिस्टों ने अपना नेक्स्ट मूव चलाया टू टारगेट द टूरिस्ट इन कश्मीर। अब हम सभी को पता है कश्मीर इज अ नेचुरली ब्लेस्ड स्टेट, जिस वजह से कश्मीर के जीडीपी में टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिससे अगेन फायदा वहां के लोकल कश्मीरियों को ही होता है। और इन टेररिस्टों को ये किसी भी हालत में नहीं चाहिए कि कश्मीरीज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, क्योंकि यही ग्रोथ टेररिज्म के रास्ते में रुकावट जो बनेगा। और इसी एग्जैक्ट वजह से टूरिस्ट पर अटैक करना, यात्राओं पर अटैक करना आज इनका प्राइमरी टारगेट बन चुका है। अब इस पूरे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स में अगर आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे जिसने इस टीआरएफ को स्पेसिफिकली एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, वो था टीआरएफ का इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ऑनलाइन जहरीला प्रोपोगेंडा स्प्रेड करना,
नैरेटिव स्प्रेड करना। उनके इसी नैरेटिव स्प्रेडिंग एबिलिटी को आईएसआई ने रिकॉग्नाइज किया और उनको एक फुल फ्लेज टेरर ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, आप इतिहास में कभी भी पीछे झांक के देखोगे ना, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं हमेशा, वो लोग प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने में सबसे माहिर थे। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर की अगर बात करें तो हिटलर बिफोर ही बिकेम डिक्टेटर, उससे पहले वो अपने पार्टी के प्रोपोगेंडा डिवीजन में महारती हासिल कर चुका था। उसे पता था कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है प्रोपोगेंडास और नैरेटिव्स फैलाकर। सेम चीज अगर हम बात करें स्टालिन डिक्टेटर के केस में, या इवन आज के टाइम पे अमेरिका की अगर बात करें, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, यहां पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसे अमेरिका एक पीस कीपर का नैरेटिव क्रिएट करके जहां पर फायदा है वहां पर घुस जाता है, हमेशा वहां के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन पीआर कैंपेन्स के थ्रू ऐसा दिखाया जाता है कि अमेरिका तो वहां पर पीस कीपिंग के लिए जा रहा है, डेमोक्रेसी को बरकरार रखने जा रहा है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि हमें इन नैरेटिव्स में नहीं आना चाहिए। हमारा नैरेटिव एकदम साफ होना चाहिए कि हमें देश के बारे में सोचना है, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए आई एम प्रीटी सरप्राइज, इतना बड़ा अटैक इंडिया में हुआ, लेकिन कितने ही सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जबकि अगर हम बात करें राफा की, तो बहुत से लोगों को राफा के पीछे का इतिहास ही नहीं मालूम था कि गाजा पैलेस्टीन का क्या इशू चल रहा है, क्या इशू चल रहा है इजराइल के साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने एक टेक्स्ट लिया, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने लिटरली उसे कॉपी पेस्ट करके आगे डाल दिया, जबकि उन्हें मुद्दे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसे कहते हैं प्रोपोगेंडा में आ जाना। बट वहीं पर इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम करने के लिए कितने ही लोग आवाज उठा रहे। आई अर्ज यू ऑल गाइस कि अपने अपने लेवल पर जितना हो सके इसे कंडेम करो और ये मौके को यूज करो यूनाइट होने के लिए, बिकॉज ऐसे टेररिस्ट अटैक्स के टाइम पे हमें यूनाइट होना चाहिए। हमारी यूनिटी को देखकर इन टेररिस्टों के मंसूबों पर पानी फिर जाना चाहिए, इनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाना चाहिए कि ये लोग टस से मस नहीं होने वाले। अब पीएम मोदी ने अपने लेवल पर यह स्टेटमेंट तो पास कर दिया है कि इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया जाएगा, मेक श्योर किया जाएगा एक भी टेररिस्ट बच के नहीं निकले, और उस एरिया को भी कंटेन कर दिया गया है, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। सो वी कैन जस्ट होप कि जस्टिस जल्दी मिलेगा एंड हैव ट्रस्ट ऑन आवर गवर्नमेंट। बट तब तक के लिए और लोगों को इन्फॉर्म करो इस इंसिडेंट के बारे में और लोगों को यूनाइट करो यूजिंग द हैशटैग ऑल आइज ऑन रियाजी। चाहे किसी भी प्रकार का टेररिज्म हो, चाहे वो हिंदूज पर हो या मुस्लिम्स पर हो या किसी भी कम्युनिटी पर हो, इस मौके पर सारे इंडियंस को यूनाइट होना ही चाहिए और यूनानिमसली इसे कंडेम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।